आयुर्वेद में क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? आज से नहीं, पहले से ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट चला रहा है। भस्म का ऐसा काम होता है कि हम अगर टंग पे रख रहे हैं तो विद इन सेकेंड वो काम करता है। आजकल की जो जनरेशन है, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, लोग हैं, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। सबसे बड़ा इसका कारण मानसिक तनाव। नींद की जो समस्या है उससे हर जनरेशन, हर एक उम्र का आदमी अधिकतर आज पीड़ित है। सुबह जा रहे हैं ऑफिस, जल्दी जल्दी भाग दौड़ के चक्कर में, शाम को ऑफिस से आ रहे हैं, बिना समय हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हस्त मैथुन और शीघ्र पतन ही मेन कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। श्वास की समस्या होती है, लंग्स की समस्या को दूर करने का कोई उपाय है? ये जो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मिलता है। ये बहुत कम जगह लिखा हुआ। क्या आयुर्वेदा सिर्फ देसी नुस्खों का कलेक्शन है या एक प्रॉपर मेडिकल साइंस? इसको हम देसी नुस्खों का कलेक्शन नहीं कर सकते। तो नाड़ी से हम पता लगाते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है तरीके से। जैसे मेरे अभी दर्शक आप देखें, इस समय आपका वात बढ़ा हुआ है। वात में बता देंगे कौन सी बीमारी बढ़ी हुई है। आयुर्वेद नहीं करते इसको। आजकल हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बीमारी का कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो आई कि नहीं? आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आयुर्वेद का पालन करने से लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद का पालन ही लंबी उम्र तक जिया जाता है, क्योंकि ये स्वस्थ होने की वायु है। आयुर्वेद हमारा बड़ा भाई है होम्योपैथ का। मुझे सही नहीं होना है, आप कितना भी इलाज कर लीजिए, सही नहीं होगा वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेक्शन विद शशांक के एक नया पॉडकास्ट में। दोस्तों, अक्सर लोग आयुर्वेदा को जड़ी बूटियां और घरेलू उपचार तक सीमित मानते हैं, जबकि एक संपूर्ण विज्ञान है। आयुर्वेदा शरीर, मन और लाइफस्टाइल का बेस है। लोग अधिकतर आयुर्वेदा को सिर्फ बीमारी खत्म करने के लिए मानते हैं, जबकि आयुर्वेदा एक स्वस्थ शरीर और जीवन का निर्माण करने के लिए बनी हुई है। इन्हीं सारी चीजों पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी चतुर्वेदी जी, जो अग्निकर्म में सर्टिफाइड है, जो कि एक साइंटिफिकली प्रूव्ड थेरेपी है। साथ ही में वो डर्मेटोलॉजी एंड इमरजेंसी मेडिसिन में भी सर्टिफाइड है। और इसके साथ में डॉक्टर एसपी चतुर्वेदी जी जॉइंट पेन, माइग्रेन और भी कई सारी बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग बात करेंगे एसपी चतुर्वेदी जी से। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट शशांक वाजपेयी और बात करते हैं डॉक्टर एसपी चतुर्वेदी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। तो चतुर्वेदी सर, पहले ये बताइए कि कैसे फोकस के साथ आपने डिसाइड किया कि आयुर्वेदा ही करना है और क्यों करना है? क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जी। आयुर्वेद में कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च। जी। तो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की कामना करना, और जो रोगी व्यक्ति हैं उनके रोगों का शमन करना। अच्छा। ऐसी एक इकलौती साइंस है जो स्वस्थ व्यक्तियों की भी स्वस्थ रहने का जो नियम पालन बताया गया उसको करता है जी। और जो रोगी हैं उनके रोग को भी क्षण करता है जी। तो ऐसी जो साइंस है, जब हमने जाना आयुर्वेद ग्रेजुएशन में, हमने सारी चीजें पढ़ी और इसके बाद इसका हमने रिसर्च देखा, कितना अद्भुत चमत्कार हो रहा है आयुर्वेद में इस तरीके से। तो मन में आया कि नहीं, अब आयुर्वेद जो है बहुत अच्छा है और इस पे प्योर आयुर्वेद पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मैं प्योर क्लासिकल आयुर्वेद पे प्रैक्टिस करता हूँ। एलोपैथ की कोई भी मेडिसिन नहीं लेता। एलोपैथ की कोई भी मेडिसिन यूज ही नहीं करते। ये तो फिर अगर आप एलोपैथ तो इमरजेंसी इसका एक बेसिक उदाहरण है। तो आप मुझे ये बताइए कि आयुर्वेद में क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? आयुर्वेद में ही तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आज से नहीं, पहले से ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट चला रहा है। कैसे? महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ करता था, जो युद्ध में कौरव के साइड से पांडव के साइड में, इन दोनों में राजवैद्य हुआ करते थे।
जो भी सैनिक घायल हुआ करते थे, तिल भारा लगती थी उनको, उन लोगों को उपचार करने के लिए ये हुआ करते थे। तो जैसे पांडव के सैनिक जो घायल हुआ करते थे जी और तीर और भाला लगता था उनको, जी तो वो दूसरे दिन ही जो है युद्ध में उत्साह पूर्वक लड़ने आ जाते थे। ऐसा करों ने देखा, वो तो कह रहे थे कि हमारे जो सैनिक है वो हफ्ते हफ्ते दिन लग जा रहे हैं सही होने में। अब पांडव के साइड से ऐसा क्या हो रहा है कि जो तत्काल प्रभाव से वो आज युद्ध में घायल हो रहे हैं और अगले दिन जो है चले आ रहे हैं युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए। तो कौरवों ने अपने गुप्तचर भेजे पता लगाने के लिए कि जाओ पता करो ऐसा हो क्या रहा है। बिल्कुल। जब गुप्तचर जाके गए देखने, तो वहां देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो कुछ आइंटमेंट बना करके, कुछ पेस्ट बना करके उनके घाव जो है उस घाव में लगे हुए घाव में उसमें भर रहे हैं। भरने के बाद उसमें पट्टी करवा रहे हैं। पट्टी करवाने के बाद सुबह जैसे उस पट्टी को खोली जा रही है जी और वैसे ही घाव भरा भरा मिल रहा है। अरे और जो सैनिक जो हैं जी घायल हैं वो एकदम अच्छे तरीके से स्वस्थ होकर जी। के और लड़ाई के मैदान में जो है चले जा रहे हैं। अब गुप्तचरों ने पता लगाने की कोशिश किया कि ऐसा कौन सी मतलब औषधि है या कौन सा ऐसा क्या करवा रहे हैं कि वो पेस्ट लगाने के बाद सुबह पट्टी खोल रहे हैं तो इतना अच्छा हीलिंग दे रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि गेंदा, गेंदा जो हमारे भगवान को बहुत प्रिय होता है, वो उसका जो पेड़ सहित जड़ सहित उसको लेके आ रहे हैं और वहां पे उसको चटनी बनाई जा रही है, उसको अच्छे से आइंटमेंट बनाया जा रहा है। बनाने के बाद उसका अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि गेंदा जो है इसको अब इसमें एक रिसर्च जो है डॉक्टर एकता चंदेल जी ये इन्होंने जो है इस पे रिसर्च किया। ठीक है, तो उन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया। ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जो मेडिकल साइंस की, मॉडर्न मेडिकल साइंस की कितनी भी अच्छी गुणवत्ता वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, पावरफुल एंटीबायोटिक्स जी, वो भी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाती है, जिसमें हॉस्पिटल से बग भी आते हैं। तो उन्होंने एक साइड में ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, दूसरे साइड में उन्होंने गेंदा के पत्ते का रस, उसके फूल का रस, उसके जड़ का रस अलग अलग लिया और एक जगह पंचांग का रस लिया। पंचांग यानी कि पूरे पौधे का स्वरस लिया। ठीक है, तो अब वो देख क्या रहे हैं कि जो हम पंचांग यूज कर रहे हैं, पूरे पौधे को जड़ सहित उसका पेस्ट बना करके यूज कर रहे हैं, वो ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से किल कर रहा है। और उनको इस पे अंतरराष्ट्रीय पेटेंट अवार्ड मिला है। मतलब गेंदा का अवार्ड है? नहीं, गेंदा का नहीं, गेंदे से जो औषधि बनी इमरजेंसी में कि जो ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एलोपैथ किया, मॉडर्न साइंस की कितनी भी पावरफुल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स से उस बैक्टीरिया को नहीं किल कर पा रहे हैं, वो ये गेंदा के पूरे पंचांग में इतनी शक्ति है कि वो उसको किल कर रहा है। इस पे उनको अंतरराष्ट्रीय पेटेंट अवार्ड मिला। और उन्होंने इसका रेफरेंस श्रीमद् भगवत के महापुराण में एक छोटे से इस कहानी के, आयुर्वेद के कहानी से उन्होंने इसका रेफरेंस लिया था। तो ऐसे हमारे आयुर्वेद में ऐसे कई औषधियां हैं जो इमरजेंसी के तौर पे काम करती हैं। तो आजकल की जो इमरजेंसी में बीमारियां हैं, जैसे आप हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन है, ब्रेन स्ट्रोक, इन सभी या इन जैसी जो बहुत ही कॉमन डिजीज है इमरजेंसी की, उसका इलाज क्या संभव है आज के आयुर्वेद में? आज के आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से इमरजेंसी ट्रीट हो रहा है। हमारे आयुर्वेद में जो रस औषधियाँ हैं, भस्म औषधियाँ हैं जी, भस्म का ऐसा काम होता है कि हम अगर टंग पे रख रहे हैं तो विद इन सेकेंड वो काम करता है। विद इन सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे कल्प के साथ दिया जाता है और विद इन सेकेंड में जा करके, जैसे हार्ट अटैक किसी को आ रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, इस तरीके से तो कुछ हमारी भस्म औषधियां हैं, रस औषधियां हम टंग के नीचे रखते हैं और तत्काल प्रभाव से काम करता है। और हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं आप, हाइपरटेंशन में जैसे ही बीपी बढ़ता है, वैसे हमारे आयुर्वेद में प्रोसीजर बताया गया रक्त मोक्षण।
रक्त मोक्षण क्या करते हैं, हम यहाँ से वाइटल से ब्लड निकालते हैं तत्काल, और तत्काल वहाँ का देखा गया कि ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो एकदम नॉर्मल आ जाता है, बिना किसी मेडिकेशंस के, केवल एक प्रोसीजर करने से। प्रोसीजर। यस। और ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, आप ब्रेन स्ट्रोक अगर तुरंत आया हो, किसी को पता हो कि नहीं ये ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक मोस्टली हाइपरटेंशन की वजह से आता है, बीपी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है। तो उस समय शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उसको अगर 2-2 बूंद नाक में डाल दिया जाए, थोड़ा सा गर्म करके, ठीक है, वो तुरंत उसको जो है बहुत अच्छे से कवर करता है, वो आधे घंटे के अंदर अगर डाला जाए तो। ये शुद्ध देसी घी मैंने सुना था, शुद्ध देसी गाय ये क्या होता है? शुद्ध देसी गाय का तात्पर्य है कि जो देसी गैया जी। ठीक है वन में चल रही हो, वन में चर के अपना चारा खा रही हो, जिससे औषधि तत्व उसके अंदर जाते हैं जी। और वन में ही जो है दूध अच्छे तरीके से उसका निकाला जा रहा हो जी। और जो घी हमारा बन रहा है, पुरानी विधि जो ऐसे मथनी से मथ के और मटके में तैयार करी जाती थी जी। इस तरीके से निकाली गई और बहुत ही औषधि के रूप में काम करता है। चूंकि हमारा घी जो होता है वह ब्रेन में डालने के बाद वो सूक्ष्म तत्व तक पहुंचता है, ऐसे जगह पे पहुंचता है जहां पे डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाते हैं। इतनी बड़ी बात है, वो भी शुद्ध देसी गाय के घी से। डॉक्टर साहब, एक आजकल की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी भी से बोल सकते हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, लोग हैं, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। मतलब जैसे कुछ बीमारियां जैसे वेट बढ़ना, वेट घटना, आई साइट की प्रॉब्लम और बालों का सफ़ेद होना, झड़ना, ये सारी बहुत कॉमन और ऐसी बीमारियां जिस पर सब कोई बहुत तेजी से सारे अपने आप को चाहता है कि बहुत तेजी से ये बीमारियां हमारी खत्म हो जाए। तो क्या इससे रिलेटेड आयुर्वेद में अपने पास कुछ है? बहुत अच्छा है। अब जैसे वेट का बढ़ जाना, वेट का घटना, हमें वेट बढ़ाना है और घटाना भी है, बिल्कुल। तो आयुर्वेद में जो हमारी अग्नि है, पाचक अग्नि, उस पे हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए। जब हमारी अग्नि मंद होती है तभी हमारा फैट बढ़ता है जी। जब ये बालों के झड़ने की समस्याएं शुरू होने लगती हैं तो अग्नि के मंद होने से तमाम प्रकार की बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम दीपन पाचन में अग्नि को दीप्त करने वाली चीजें, जैसे हमें सुबह सुबह मोटापा जिनका है, मोटापा के लिए सुबह सुबह गर्म पानी में आधा चम्मच नींबू और शहद मिला करके लेना चाहिए जी। ठीक है, और अच्छे से योग और प्राणायाम करना चाहिए। और एक प्रक्रिया बताया गया हमारे आयुर्वेद के पंचकर्म में इन तीनों के लिए, तीनों का जो समूहित है कि हमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? बमन और विरेचन से। जैसे बमन विरेचन वो प्रक्रिया है, बमन में जैसे हम वोमिटिंग कराते हैं मेडिकेटेड, विरेचन में हम पूरी मल को बाहर निकालते हैं, कुछ औषधि पिलाते हैं, कुछ दिन तक प्रक्रिया चलता है। इन सब चीज़ों से नॉर्मल हम आहार विहार करते हैं तो बॉडी हमारी नॉर्मल हो जाती है, बालों की समस्या सही हो जाती है और जिनको मोटा होना है वो हेल्दी हो जाते हैं, जो मोटा से कम होना चाहते हैं वो भी सही हो जाता है। एक और नॉर्मल बीमारी मुझे याद आ रही है, नींद की जो समस्या है, उससे बहुत हर जनरेशन, मतलब हर एक उम्र का आदमी अधिकतर आज पीड़ित है। आजकल आज के समय में तो नींद की समस्या बिल्कुल इतनी बढ़ती जा रही है जी कि हर एक व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ा इसका कारण मानसिक तनाव, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है इस तरीके से हो गई है कि हम सुबह जा रहे हैं ऑफिस, जल्दी जल्दी भागदौड़ के चक्कर में, शाम को ऑफिस से आ रहे हैं, फिर बिना समय हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, और खाना खाने के बाद रात में आ रहे हैं तो रील्स खूब देख रहे हैं, टाइम जो सोने का बताया गया वो टाइम पे सो नहीं रहे हैं, मोबाइल चलाते रह रहे हैं, ये भी एक कारण ही है जी। तो इन सब चीज़ों का समाधान, जैसे नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए देसी गाय का घी, रेमडीज बता रहा हूँ कि देसी गाय का घी 2-2 बूंद नाक में डालें, ठीक है, और सुबह सुबह मेडिटेशन करना प्रारंभ कर देंगे। मेडिटेशन करने से उनकी लाइफ स्टाइल ही नहीं, हर एक चीज़ बदलेगी लाइफ में और हर एक बीमारी बदलेगी। और शाम को सोने से पहले दोनों पैरों को धुल के सरसों के तेल की पैरों तलवों में मालिश करना है अच्छे से। अच्छा।
और अच्छे से मसाज करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो चीज़ें हमारे मन के अनुकूल पसंद हो, जैसे हमें बिस्तर अच्छा पसंद है सोने से, जी। ठीक है, तो हमें सोने के लिए अच्छी बिस्तर हो, रूम बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा हो, जी। रूम में अच्छा सुगंध हो, इस तरीके से हम करेंगे, मन के अनुकूल अच्छे से सोएंगे। और जो प्रक्रिया हमने बताया सरसों के तेल की मालिश, मेडिटेशन, ये सब करते हुए बहुत अच्छे से नींद आएगी। और समय का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है, मतलब मेल्स में हम्म, इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे वीडियोस हैं हम्म, सोशल मीडिया पे, बहुत सारे क्लिनिक्स वगैरह, बट अभी भी इनसिक्योरिटी है लोगों के अंदर कि कहाँ पूछें, कैसे पूछें, और कोई सटीक इलाज नहीं है मिल रहा है। देखिए, मेल में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है जी। और आयुर्वेद में उसका सटीक इलाज है। अच्छा। और इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला कि हम मानसिक तनाव तो इसमें भी है, समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ। और दोष के तरफ अगर हम जाएंगे तो वात दोष इसमें बहुत ज़्यादा उसकी प्रधानता है। क्योंकि वात दोष जब शरीर में बढ़ता है तो हमारा जो शुक्र धातु होती है, जी। जैसे हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, जी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र धातुएं होती हैं, इसको वो वात दोष बढ़ने के साथ साथ उसको, उसका एक गुण होता है, रुक्ष गुण होता है। जी। और शुक्र धातु को रुक्ष करता है, पतला कर देता है। इससे जो हमारा स्पर्म है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों घटती जाती है। दूसरा कारण धूमपान, एल्कोहल, जी। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, गुटखों का सेवन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से भी हमारे इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती है। तो सबसे पहले हमें, अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले हम काज को ढूंढते हैं कि ये यूज क्या करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ जो ये यूज करते हैं उसको अवॉइड करा देना। निदान परिवर्जन चिकित्सा आयुर्वेद में बताया गया है। कौन सी परियोजना? निदान परिवर्जन मतलब निदांत परिवर्जन। जिसके सेवन से जो बीमारी बढ़ रही जी। है उसी को अवॉइड करा देना, उसी को बंद करा देना, इसको बोलते हैं निदान परिवर्जन चिकित्सा। ओके। ठीक है। और आयुर्वेद में चिकित्सा हम करेंगे 30 से 45 दिन का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। जी। उसमें हम एक पूरा डिटॉक्सिफिकेशन, विरेचन कराते हैं। विरेचन कराने के बाद कुछ औषधि, जैसे उदुम्बर कल्प, पंचक्षीरी वृक्ष में से एक आता है, उदुम्बर वृक्ष होता है, इसका एक कल्प बना करके उसको खाने के देते हैं। और क्वांच बीज, मूसली, सफ़ेद मूसली, जी। अश्वगंधा, शतावरी, जी। इनका बराबर मात्रा में लेके एक एक चम्मच जी। दूध के साथ, देशी गाय के दूध के साथ, एक एक चम्मच सभी, या एक चम्मच की मात्रा में सभी की नहीं। बराबर मात्रा? सब बराबर मात्रा में लेकर के एक एक चम्मच रात को और सुबह दूध में डाल के। मुझे जैसे मान लिया जैसे कि आप अश्वगंधा ले रहे हैं, जी। शतावरी ले रहे हैं, जी। और क्वांच बीज पाउडर ले रहे हैं, कौन से पाउडर? कौच बीज, कौच बीज। कौच बीज, इन सबको ये कहाँ, मतलब कहाँ मिलता ये है? पंसारी की दुकान पे मिलेगा। अच्छा। और उसमें भी क्वालिटी होती है। ये कैसे समझा जाए? आप उनसे बोलेंगे कि अच्छे क्वालिटी का हमें चाहिए, तो वो नहीं, अच्छी अगर कोई quality व्यक्ति मान लेते हैं कि पंसारी वाला समझ गया कि हमें नहीं पता है, हम्म, तो वो तो हाँ, अच्छा बोल के मुझे कुछ भी बेच देगा। तो एक मैं या कोई भी व्यक्ति कैसे समझे कि अश्वगंधा अच्छा है, शतावरी अच्छी है, सफेद मूसली अच्छी है? अश्वगंधा दो तरीके की मार्केट में आती है। जी। एक तो पतला तार, एकदम पतिल पतिल पतला पतला रहता है जड़ की तरह, वो बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक उसकी मोटी जड़ आती है, मोटे तरीके की होगी, इतनी बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो वो जो मोटी अश्वगंधा होती है, वो उसमें जो गुणवत्ता होती है बहुत अच्छा गुणवत्ता होती है, वही अश्वगंधा मार्केट से लेनी चाहिए। वो 350-400 रुपये किलो आती है। अब आप सोचिए कि मार्केट में दो तरह की अश्वगंधा बिक रही है, एक 20 रुपये किलो वाली, एक 400 रुपये किलो वाली। 20 रुपए किलो? यस। पतली तार वाली अश्वगंधा वो 20 रुपये किलो के हिसाब से भी दे रहे हैं, और एक 400 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं। अब आप ही समझिए कि बहुत लोगों की क्वायरी आती है कि साहब मैंने 1 साल से अश्वगंधा खा रहे हैं, मुझको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आप पाउडर के रूप में मत लो, पाउडर के रूप में कौन क्या पीस के दे रहा है पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा, उसमें कौन सी चीजें मिलाई जा रही है। आप अच्छे से लीजिए, और अच्छे से अगर लेना है तो एक आसपास के जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे
उनके संपर्क में आइए, वो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कौन सा लेना चाहिए, कौन नहीं लेना चाहिए। ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए प्री मेच्योर एजुकेशन या हस्त मैथुन की समस्या भी बहुत तेजी से मानसिक ग्रसित होता चला जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है युवा, और बहुत भयावह ये होने वाला है, क्योंकि आज के समय में हस्त मैथुन और शीघ्र पतन ही मेन कारण है, सबसे ज्यादा कारण है ये मेल इनफर्टिलिटी का, शीघ्र पतन और हस्त मैथुन जी। अब जैसे जैसे हमें इसमें शुरुआत से ही बच्चों को एक गाइड करना चाहिए जी, जिसमें हमें बच्चों को एजुकेशन का नॉलेज न होने की वजह से, कौन सी एजुकेशन? यौन सेक्स एजुकेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों का एजुकेशन न होने की वजह से बच्चे अगर स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर हमें कोई बच्चा या कोई हमारा फ्रेंड इस तरीके से वो बातें बताता है कि यार इसको करने से बहुत अच्छा लगता है, ये सब सारी चीज़ें हैं और गलत तरीके से बताई जाती हैं, और शुरुआत में इसका एजुकेशन न मिलना, हम फोन्स में रील्स देख रहे हैं, रील्स में वो सारी चीज़ें आती हैं, वीडियोस वगैरह, और यूट्यूब पे या फिर कोई वेबसाइट पे इतनी सारी चीज़ें पोर्न अवेलेबल हैं, उनको देखने के बाद बच्चों में जो काम शक्ति की जो है जागता है, उसके बाद वो हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं। इसके उपाय के लिए एक पेरेंट्स अगर हैं, घर में पिताजी हैं, तो बच्चे जैसे ही 10 साल से ऊपर होते हैं, 8-10 साल से ऊपर होते हैं, मुझे लगता है कि उनको एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। ओके। और उनको समय समय पे चीज़ों को बताना चाहिए कि ये करने से ये होता है और ये करने से ये होता है। अब मुझे लगता है इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए, ये शर्माने वाली टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमारा युवा जो है इससे बहुत तेजी से ग्रसित हो रहा है। मान लेते हैं किसी की उम्र 20 से 25 साल के बीच में हो गई है, कई लोगों को, तो कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो मैरिड होने के बाद भी अभी भी इसी लत से ग्रसित हैं। सो वो कैसे निकले, वो कैसे, किस तरीके से अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाएं, या ऐसी किन चीज़ों को कोई तरीका ऐसा हो, कोई दवा ऐसी हो जिसको वो उपयोग कर सके और इन चीज़ों से निकल बहुत सारी सके? चीजें। पहला तो हमारा उपस्तंभ बताया गया, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। जी। ठीक है, आहार हमारी अच्छी होनी चाहिए, निद्रा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बता दिया गया है। ये 3 चीज है तो हमारा जो शरीर है वो एकदम साम्य अवस्था में रहता है। ठीक है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, जैसे अब जिनको इस तरीके का लत लग गया, तो सबसे पहले कि हम मेडिटेशन करना, ध्यान करना और सात्विक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, इस तरीके का काम। और औषधि की बात अगर करें हम, कि जो शीघ्र पतन से शिकायत है जिनको, और इस तरीके से अगर हम औषधि यूज करेंगे तो इसमें भी आप अश्वगंधा, शतावरी, कौच बीज पाउडर, गोक्षुर, विदारी कर्ण। गोक्षुर क्या होता है? गोक्षुर एक प्लांट्स होता है, एक औषधि होती है। ठीक है, जो जैसे हमारे शीघ्र पतन अगर कहीं मान लीजिए स्वेलिंग वगैरह हो रही है शरीर में, किसी तरीके से इन्फेक्शन है, यूटीआई वगैरह है, ठीक है, उसमें उसके साथ में अगर चलाते हैं तो वो बीमारी भी खत्म होती है और इसके साथ में हमें रिस्पॉन्ड भी मिलता है इसका। ठीक है, तो हम जो भी इसमें आयुर्वेद में मेडिसिन वगैरह चूज करते हैं वो प्रॉपर तरीके से अग्नि देख करके और प्रॉपर तरीके से हेल्थ और दोष धातु मल पे चिकित्सा करके तब हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और अच्छे से प्लान करते हैं और मरीज को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और नहीं कुछ है अगर, तो मैं बताऊं आपको कि शुद्ध अगर देशी गाय का दूध मिल जाए, जैसा हमने बताया था कि देशी गाय कैसी होनी चाहिए, वो भी एक रसायन का काम करता है, रसायन एंटी एजिंग का काम करता है, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। अगर इन चीज़ों का उपयोग किसी को कोई दिक्कत है तो अगर कर रहा है, और इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ आयुर्वेदाचार्य से भी एकदम वो तो मिलना ही मिलना है। और इसमें मैं अपना विचार बता रहा हूँ व्यक्तिगत जी, कि अब वो समय आ गया है कि जैसे हम लोग जो बचपन में चीज़ें सीखे हुए होते हैं, वो जैसे हम लोग कुछ भी, जैसे साइंस का परिभाषा हुआ चाहे कुछ भी हुआ, बचपन में जो चीज़ें याद है वो आज तक भूलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद, पूरा आयुर्वेद तो नहीं लेकिन आयुर्वेद के कुछ चैप्टर्स
जैसे दिनचर्या हुआ, ऋतुचर्या हुआ, हमें कब कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब सारी चीज़ें अगर हम किसी, जैसे विज्ञान है, उसी विज्ञान में अगर उस चैप्टर को हम ऐड करते हैं या अलग से एक पाठ्यक्रम बनाते हैं उसमें, तो ये बच्चों को, आज के जनरेशन को जी। वो बचपन से ही ज्ञान आयुर्वेद का मिलता जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे सुधरने लगेगी और आयुर्वेद का पालन करने लगेगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पे सोचने की कि ऐसा करना चाहिए। अगर कहीं पर एक वो आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गया और वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो कैसे निर्धारित करेगा कि ये सही आयुर्वेदाचार्य है? एकदम सही बात कि किसी डॉक्टर के पास गया और वो, आजकल तो बहुत सारे ऐसे ही एड्स आते हैं जी। कि आप ये खाइए, आप वो खाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, तमाम दीवार पे लिखा रहते हैं सारी चीज़ें, वो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो एक अच्छा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हो, तो उसके पास जाएंगे, तो उसके पास जाने के पास इससे ही जो है, आप उनसे बात करने के बाद ही समझ जाएंगे चीज़ों को कि वो अच्छे से आयुर्वेद प्रैक्टिस करें या नहीं, या उनके रिजल्ट्स को देख करके आप कि आपका रिजल्ट्स कैसा है जी। तब आप डिसाइड कर सकते हैं। स्त्रियों से रिलेटेड गम प्रश्न है मेरा, स्त्रियों से रिलेटेड कि गर्भ संस्कार क्या है और इसका क्या महत्व है? बहुत बढ़िया टॉपिक आपने जो है पूछा है, गर्भ संस्कार। चूँकि गर्भ संस्कार हमारे गुजरात और पूना जैसे जगहों पे, केरला जैसे जगहों पे, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत तेजी से चल रहा है। जी। और गर्भ संस्कार में क्या होता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है या गर्भ में नहीं, गर्भ में आने से पहले ही जब हम बच्चे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी से चिकित्सा आयुर्वेद की शुरू हो जाती है। दोनों दंपत्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पे शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण जो हमारे पंचकर्म में बताया गया प्रोसीजर, डिटॉक्सिफिकेशन करके, जी। डिटॉक्सिफिकेशन से हमारे जितने भी बीज दोष हैं, वो सारी बीज दोष जी। वो समाप्त हो जाते हैं और एक नया हमें शरीर मिलता है। इसके बाद हम एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट में गाइडेंस में गर्भ संस्कार कराते हैं। गर्भ संस्कार में अब बच्चे की प्लानिंग हो गई, प्लानिंग होने के बाद बच्चा गर्भ में आ जाता है। गर्भ में आने के बाद गर्भ में भी एक संस्कार होता है, उसमें जो है शारीरिक और मानसिक तरीके से वो माता कैसे करती हैं, माता जी कैसे करती हैं कि वो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो अच्छा वेद पाठन इस तरीके से पाठ करना चाहिए। दूसरी बात कि बच्चा गर्भ में रहे तो उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप किसी भी तरीके का अहितकर काम या अहितकर चीज़ें बिल्कुल मत करिए, ना ही आपको सोचना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा महाभारत के काल के समय। अभिमन्यु सबने सुना होगा जी। अभिमन्यु जब पेट में थे जी। तो माता ने कहानी सुनी थी कि कैसे चक्रव्यूह का दरवाजा टूटा, किस तरीके से हुआ। और उस कहानी में भी जिक्र आया है कि जैसे ही कहानी सुनते सुनते वो सो गई थी, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने फिर वो सुन नहीं पाया और लास्ट में जाते जाते उनका वध कर दिया गया। तो ये गर्भ संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पुराने काल से चला रहा है और इसको हमें आज के समय में बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए। और इसके बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 9 महीने तक या उससे पहले से ही, जब बच्चा पेट में है उसके बाद, उसके पहले से और जब तक डिलीवरी नहीं हुई तब तक इस गर्भ संस्कार का जो 9 महीने का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि हमें क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अगर जो स्त्री पालन करे वो उसके बच्चा, उनके जो बच्चा होता है, एक तो प्रसव जो है होने में बहुत आसानी होती है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। और आजकल जो एनामोलिस जितने आ रहे हैं, किसी को पोलियो हो जा रहा है, किसी को पैदा होते ही बच्चा पेट में खराब हो जा रहा है, प्री मैच्योर बेबी है तो बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है, ये सब कंडीशन कभी आता ही नहीं है और बहुत आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है गर्भ संस्कार से। और बच्चे का बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति और ऊर्जा बहुत अच्छे से बनता है। इससे रिलेटेड कुछ डाइट वगैरह भी है क्या? हाँ, डाइट वगैरह है ना, जैसे फर्स्ट मंथ में, पहले मंथ में दूध और घृत का सेवन कराते हैं जी।
दूसरे मंथ में इस तरीके से ऐसे ऐसे पर्टिकुलर 9 मंथ का पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। जी। तो इस तरीके से गर्भ संस्कार और मतलब ये किसी भी दंपति के लिए कपल के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है आज के समय में सबको कराना चाहिए। बच्चे प्लानिंग से पहले एक एक्सपर्ट के पास जाएं, जिनके ऊपर उनको भरोसा है या उसके आसपास जो भी हैं डॉक्टर, जी। ठीक है, उनसे आप पूछिए आप गर्भ संस्कार करते हैं कि नहीं। आप खुद ही जाइए। जी। मैं तो कहता हूँ दंपति को खुद ही जाना चाहिए एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के साथ पास, उनसे पूछिए कि आप गर्भ संस्कार करते हैं कि नहीं, और जाए, और अगर वो करते हैं तो उनसे करवाएं। आयुर्वेदा में बच्चों की मानसिक और शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई विशेष उपाय है या? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आयुर्वेद में बच्चों की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जी। अब जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उनको टीकाकरण लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, हर महीने में टीकाकरण का प्रावधान बताया गया है। हमारे आयुर्वेद में काश्यप संहिता है एक। काश्यप संहिता में काश्यप वर्णन करते हैं वहां पे स्वर्ण प्राशन संस्कार का। स्वर्ण प्राशन संस्कार का सेवन वो भी किस नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र के दिन कराया जाता है। हर महीने में एक बार एक नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र। तो उस नक्षत्र में ही उसका प्रावधान बताया गया है। जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार कराना चाहिए। इससे अनेक बेनिफिट होते हैं। हम अगर जिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन नहीं हुआ होता है, आजकल देख रहे हैं कि बच्चों के डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है ना। तो अब बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद आईसीयू से आईसीयू वगैरह में सब चीज़ आते हैं, उनमें उनकी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। और स्वर्ण प्राशन अगर करा दिया अच्छे से, तो अच्छे से कराने के बाद उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इतनी अच्छी हो जाती है और इतना सुदृढ़ हो जाता है बच्चा कि इस तरीके की जो वायरल जो बीमारी है, मतलब खांसी, सर्दी, जुकाम, ये जल्दी आता नहीं है उसको। और भी बीमारियां, जैसे और भी बीमारियों पे स्वर्ण प्राशन किया जाता है। और सबसे बड़ी कि इसमें जो आचार्यों ने वर्णन किया है कि 6 महीने लगातार सेवन करने में बच्चा श्रुतधर हो जाता है। स्वर्ण प्राशन, हाँ, ये बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए शुद्ध स्वर्ण जी, सोने का भस्म बनाते हैं, ठीक है। और शुद्ध स्वर्ण बनाने के बाद इसमें घी और मधु मिलाते हैं, ठीक है। मधु मतलब शहद? शहद का सेवन कराते हैं और अच्छे से। और इसमें ब्रेन को एक्टिवेट करने वाली, बुद्धि को, शक्ति को बढ़ाने के लिए वचा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, इस तरीके की जड़ी बूटियों का भी प्रयोग होता है। अच्छे से मंथन करते हैं और 2 से 3 दिनों के बाद जो है स्वर्ण प्राशन बनता है। बनने के बाद उसको हम पुष्य नक्षत्र के दिन कोई सा भी मंत्र पढ़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उस बच्चे को पिलाते हैं। हम अपने क्लिनिक पे भी बच्चों को पिलाते हैं जी। और बहुत बेनिफिट जो है दिखता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप एक बच्चा स्वर्ण प्राशन न करता हो जी, एक बच्चा स्वर्ण प्राशन करता हो, उसमें इसके में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। उसके बोलने में जी, उसके चलने में। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि आजकल हाइट का इशू बड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। ये सब करने के बाद वो भी जो इशू है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और बच्चा शुद्धधर, जैसा हमने बोला था, शुद्धधर होने लगता है। शुद्धधर मतलब कि एक बार पढ़ी हुई चीज को वो लंबे समय तक उसको याद रहता है। इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। और देवतुल्य बिल्कुल लड़का होता है, ऐसा वर्णन है हमारे संहिता में। अगर अब इससे अच्छा जो है जो हम टीकाकरण लगाते हैं, इससे अच्छा टीकाकरण और इससे अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता अब किसके यहाँ है बताइए? सही बात है। ये केवल आयुर्वेद करता है। कुछ रेमेडीज से रिलेटेड, आयुर्वेदा में मधुर आवाज और स्वच्छ स्किन का क्या सीक्रेट है? बहुत अच्छा सीक्रेट है। मधुयष्टि को मुलेठी कहते हैं। मधुयष्टि ये पंसारी की दुकान में मिल जाता है। मुलेठी और घी और शहद। घी जो है वो देसी गाय का ही होना चाहिए, ठीक है। और शहद, ठीक, इसको लेके आएंगे और अच्छे से इसका कल्प बनाएंगे। कल्प क्या होता है? कल्प क्या होता है कि हम इसको जैसे ही मर्दन करते हैं, मर्दन करने के बाद एक हमें पेस्ट टाइप का मिलता है,
है ना। मतलब उसको घिसते हैं। हाँ घिसते हैं घिसने के बाद एक अच्छा सा हमारा जो है सेमी सॉलिड तरीके से बन जाता है। उसको एक एक चम्मच सुबह और शाम लेंगे। कैसे लेंगे, मतलब पानी से लेंगे या दूध से नहीं लेंगे? ऐसे ही ले लेंगे, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा वो लिक्विड टाइप का हो जाता है। लिक्विड टाइप से होने के बाद आप एक चम्मच ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी होता है। हाँ। सुबह और शाम ले लीजिए, ठीक है। लेने के बाद जो लोग इच्छुक हैं, हम संगीत में बहुत अच्छा स्वर हमें चाहिए जी। उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और त्वचा अच्छा चाहिए, वो भी अच्छा काम करेगा। और मुझे लगता है 2 से 3 महीने यूज करने के बाद जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मतलब अगर हम मुलेठी, शहद और शुद्ध देसी गाय का घी का यूज करते हैं तो आवाज ही नहीं, स्किन भी अच्छी होती है। स्किन क्वालिटी अच्छी आती है। एड़ी फटना, हथेली की स्किन वगैरह फटना, ये बहुत अमूमन हो गया। इस पर बहुत महिलाओं में ये महिलाओं में कॉमन हो बहुत गया है। कॉमन घर में महिलाएं पानी में काम करती हैं, सारी चीजें। और ठंडी का अभी समय आ रहा है ना। अभी ठंडी का समय आ रहा है, ठंडियों में बहुत ज्यादा एड़ी और हथेली फटने लगती है। उनके लिए बहुत अच्छा एक रेमडीज है, जिसमें हरितकी बोलते हैं हरण को। त्रिफला में एक इंग्रेडिएंट्स है हरण, है ना। हरण 6 ग्राम और कपूर 25 ग्राम, अच्छा। ठीक है। इसको लेंगे हम और फिर इसमें देसी गाय के दुग्ध से मर्दन करेंगे, है ना। जी। खरल में मर्दन करते हैं। मर्दन करने के बाद अब जो हमें दवाइयाँ बन रही है उसको जो है शाम को सोने के समय पहले गर्म पानी से एड़ियों को अच्छे से धुल लेना है, अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इसका हम लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद कुछ ही दिनों बाद जो हमारा एड़ी फटा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और सही होता है। तो मतलब इसको कोई भी लगा सकता है? एकदम और एकदम। इसको कितने देर तक लगाना होता है? बस जैसे रात भर है ना, लेप लगा दें उससे कोई दिक्कत अच्छा, भी वो नहीं सूख होता जाता है, सो जाए? हाँ सो हाँ, सकता सो है। जाए। और अगले दिन किस तरह, ठंडे पानी से, गर्म पानी गर्म से? पानी से अच्छे से धुल लें। अच्छा। हाँ धीरे धीरे यूज करें तो 10 से 15 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आयुर्वेद की दृष्टि से हाँ, हम गौमूत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आयुर्वेद की दृष्टि से गौमूत्र का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। हम कैंसर में भी यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 चीज केवल बता रहे हैं, ठीक है। महिलाओं में अक्सर काम करते करते या किसी वजह से दोनों पैर में स्वेलिंग हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। दोनों पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। हम नमक पानी से घर में धुलते हैं तो सही नहीं होता है जी। गोमूत्र अगर सही ना मिल पाए तो गोमूत्र अर्क मार्केट में आती है, अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। तो गोमूत्र अर्क ले आकर के अच्छा सा टॉवेल लेंगे, ठीक है, छोटा सा, और टॉवेल को उस गोमूत्र अर्क में डुबो देंगे। डुबोने के बाद उसको निकाल के स्वेलिंग वाले एरिया में पूरा अच्छे से पैकिंग कर देंगे। रात भर पैकिंग रहेगा दोनों पैर, ठीक है, जहाँ जहाँ हुआ। और ये चीज़ केवल 3 दिन तक करना है। 3 दिन मात्र करने से कितना भी स्वेलिंग हो खत्म ही हो जाता है। तो कितना, मतलब जो अर्क होता है वो मतलब कैसे आदमी खरीदने जाएगा तो कुछ मतलब हाँ कितनी वो बॉटल्स में आता है उनका। लीटर? हाँ लीटर क्या, 100 ml में भी आता है, 200 ml में भी आता है। अगर 100 ml लिया किसी 500 ने, ml तो कोई आदमी के अगर है तो, या किसी फीमेल के हैं, तो वो कैसे, मतलब क्या, मतलब किसी में ड्रॉप डालने होते हैं? नहीं ड्रॉप नहीं, आप पूरा का पूरा जैसे वो करो। 100 ml लिया है, 100 ml ले आया वो पूरा एक बार में डाल दे, और पूरा जो है जैसे बाल्टी में डाला 100 ml, ठीक है, डाल और दिया। टॉवेल उसमें भिगो दिया। भिगोने के बाद उसको गाड़ दिया अच्छे से। तो ये एक ही बार यूज होगा? हाँ। 100 ml नहीं, एक बार क्या, आप उसमें टॉवल में आ गया तो उसमें गाड़ेंगे तो अपन उसमें जाएगा, उसमें कुछ बचेगा उसमें, है ना। मतलब तो वो वाला पानी फिर फेंके ना, वो हाँ हाँ, कई बार यूज किया जा सकता है। आयुर्वेदा में जो श्वास की समस्या होती है, लंग्स की समस्या को दूर करने का कोई उपाय है? बहुत अच्छा उपाय है। अभी पिछले कुछ दिन पहले पूर्णिमा तिथि थी जी। पूर्णिमा में सब लोग खीर बना के रात में चांद की रोशनी में रख के सुबह बहुत लोगों ने खाया है जी, है ना। तो ऐसा ये जो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मिलता है। ये बहुत कम जगह लिखा हुआ है जी, है ना। तो देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध 1 पाव लेंगे और उसमें 6 ग्राम अर्जुन पाउडर डालेंगे और उसका खीर हम बनाएंगे। ठीक है। खीर बनाने के बाद चांद की रोशनी में इसको रखेंगे। और ये किसी भी पूर्णिमा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सर्द पूर्णिमा है तभी,
किसी भी पूर्णिमा हम इसको करना है ये रेमडीज को, जी और खीर बना करके चांद की रोशनी में रखना है। जी सुबह सुबह इसका सेवन करेंगे। जी 4 से 5 पूर्णिमा सेवन करने के पश्चात जी धीरे धीरे जो समस्याएं थी, आपकी सांस लेने की समस्या थी ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्या आयुर्वेदा सिर्फ देसी नुस्खों का कलेक्शन है या एक प्रॉपर मेडिकल साइंस? नहीं नहीं, इसको हम देशी नुस्खों का कलेक्शन नहीं कह सकते हैं। आयुर्वेद में एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है, देखिए दोष धातु मल के हिसाब से होती है, प्रकृति के हिसाब से होती है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसको नुस्खा दिया और उसने खाया और सही हो गया, ठीक है, क्योंकि वो नुस्खाएं जो होती है 110% नहीं काम करती है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि अब जैसे कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास, उसका पर्टिकुलर हम प्रकृति जांच करते हैं पहले कि किस प्रकृति का है, और जो समस्या लेके आता है उसमें मैं पर्टिकुलर एक नाड़ी वैद्य हूँ, ठीक है, नाड़ी पकड़ के थोड़ा देखते हैं, ठीक है जी। तो नाड़ी से हम पता लगाते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। नाड़ी देख के, मतलब हाथ देख, मतलब नब्ज एकदम देख के, बिल्कुल नफ्स देख के, इस तरीके से, जैसे मेरी अभी ठीक है। नब्ज अगर आप देखें, इस समय आपका वात बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। तो वात बढ़ा हुआ है, जैसे आप ही आपने देखा, तो यहीं से आप वात में बता देंगे कौन सी बीमारी बढ़ी हुई है? नहीं, फिर अब हम क्या करते हैं कि अब उनके लक्षण की तरफ जाते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ रही है, ठीक है जी। तो अब जैसे दोष बढ़ा हुआ है जी मरीज भी कह रहा है कि यहाँ ये समस्या है जी, तो यही समय डायग्नोसिस पता चलता है। हमारे आयुर्वेद में टॉप सीक्रेट है जी, सारे वैद्य नहीं करते हैं इसको, ठीक है। डायग्नोसिस का टॉप सीक्रेट तरीका है नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण से हमें हर एक चीज पता चल जाती है धीरे धीरे जो भी बड़ा है। और दोष धातु मल की हम जब परीक्षण करते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो बहुत ही कम समय में मरीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और बहुत अच्छे से मरीज सही भी होता है। अधिकतर लोग बात करते हैं, कई सारे क्रम है, पंचक्रम है जैसे, उस पर लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन मुझे अग्निकर्म के बारे में जानना है। अग्निकर्म, अग्निकर्म का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने अपनी संहिता में किया है। ये जो पद्धति है 5000 साल पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी जी चिकित्सा, अग्निकर्म चिकित्सा, जी, जो पेन मैनेजमेंट पे बहुत ही अच्छे से काम करता है इसमें। तो होता क्या इसमें कि कई धातुएं की अलग अलग शलाका होती हैं, जी ठीक है। स्वर्ण धातु का अलग, ताम्र का अलग, लौह धातु का अलग। इन अलग अलग धातुओं की शलाओं का अलग अलग बीमारियों पे अच्छा इफेक्ट रहता है, जी, ठीक है। और 2 तरीके से अग्निकर्म होता है, एक कंडक्शन मेथड से, एक डायरेक्ट मेथड से। कंडक्शन मेथड की जो प्रक्रिया है जी, वो बहुत ही प्रचलित है आज के समय में। अच्छा, हाँ, बहुत प्रचलित है। थोड़ा सा अगर हम बताएं। देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो हम शलाका लेते हैं, ठीक है, उसको जहाँ पे पेन एरिया है, पेन एरिया पे टच करते हैं और उसके दूसरे साइड में हम दीपक से या मोमबत्ती लेकर के अग्नि दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी के कलाई में यहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर एग्जांपल देकर बता। एग्जाम्पल जैसे आपके यहाँ कलाई में है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने शलाका लगाया इस तरीके से। सलाखा क्या होता है? शलाका इसी तरीके के इतना बड़ा होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये करने के लिए। तो अब इसको हम अच्छे से इंस्ट्रूमेंट से पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पकड़ने के बाद यहाँ मोमबत्ती या दीपक जलाएंगे। अब ये जो अग्नि है ना, ये अग्नि कंडक्ट होकर के आपके अस्थि मज्जा में जा रही है, पहुंच रही है। पहुंचने के बाद यहाँ अच्छे से हील करेगी, पेन को अच्छे से सबसाइड करेगी। और ये पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। मतलब ये किस तरीके से ब्रेन यहाँ टच करने के बाद वो ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में जाने के बाद वहां से क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या हार्मोन्स वगैरह सारी चीजें हो रही हैं, वो पेन को हमारे सबसाइड कर रही है। इसके बारे में सुश्रुत ने बोला है कि अग्निकर्म अपुनर्भो चिकित्सा है। अपुनर्भो का तात्पर्य यह है कि अग्निकर्म के द्वारा जो भी उसके लिए बीमारियों में इंडिकेशंस हैं, उसमें अगर हम कर दें, करने के बाद उस व्याधि की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, उस व्याधि की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, मतलब वो बीमारी फिर दोबारा होगी, आएगा ही नहीं। मरीज अच्छे से अपना आहार विहार दिनचर्या का पालन करे, जो उसको बता दिया गया ट्रीटमेंट के बाद,
ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद जैसे हमने बोल दिया कि आपको अच्छे से रहना है, ये नहीं कि आप पहलवानी कर रहे हो और जा करके खूब टक्कर करो। नहीं, डॉक्टर साहब ने अब तो सही कर दिया। सही करने के बाद तब तो बोल दिए कि अब होएगा ही नहीं कुछ। अब वो जा करके लड़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से। अब तो मेरा घुटना सही हो गया, मुझे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया लड़ाई कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, घुटनों से मार रहे हैं, ये सब सारी चीजें करेंगे। तो मनुष्य है ना हम। जी बिल्कुल भाई आजकल हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम बीमारी का कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो आई कि नहीं। लेकिन जैसे संहिता में बताया गया है कि अगर आप सही तरीके से पालन करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से आप जिंदगी को जिए। आपने दो प्रोसेस बताए थे, एक कंडक्शन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। तो ये कौन सा मेथड था? कंडक्शन मेथड। और डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो सलाका होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो सलाका होता है ना, वो अलग सलाका होता है। अच्छा, वो सलाका अलग होता हाँ, है। वो अलग सलाका होता है, ठीक है। वो उस सलाका को इस तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल उसका वो शार्प होता है, ठीक है, एज जो होता है, ठीक है। और अच्छे से उसको 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है। हाँ, हीट करने के बाद पेन वाले एरिया पे हम डायरेक्ट कंडक्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे फ्लिक करते हैं, वहाँ पे हीट करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद ऐसा नहीं कि अब आपको लगता होगा कि इससे आदमी जल जाएगा, 800 900, हाँ। थोड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। और इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पश्चात कर्म में हम करने के बाद तुरंत किसी के पास वो क्रीम अप्लाई करते हैं, चूना अप्लाई कर देते हैं, एलोवेरा अप्लाई कर देते हैं, तुरंत ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद हीलिंग भी होने लगती है, उससे किसी प्रकार की दिक्कत होती नहीं है। और मरीज का जो पेन है ना, सबसे बड़ा चीज कि आपको पेन के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए आप कोई पेन किलर ले रहे हो जी, वो आपको लिया आपने तो कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही सही होने में, कम से कम मान लीजिए। लेकिन अग्निकर्म करने के 40 से 50 सेकंड के बाद, जी, ठीक है, इंस्टेंट पेन रिलीफ, वो भी 30 से 40%। किसी किसी मरीजों में देखा है हमने कि 70 से 80% एक ही बार में सही। मतलब जैसी उसकी बीमारी, हाँ, उस हिसाब बीमारी से के हिसाब से ट्रीटमेंट उस पे रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आता है। मैं जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से अग्निकर्मा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड और बहुत सारी चीजें मैंने मरीजों पे देखा। स्पाइनल एक बहुत बड़ा इशू है। आजकल स्पाइन का इशू ऐसा है कि अगर कोई वर्कआउट भी कर रहा है, कोई अगर डेली लाइफ में, बहुत आदमी पता चले सिटिंग की जॉब है, बिल्कुल, एंड पता चले कोई आदमी वर्कआउट कर रहा है, कोई भी व्यक्ति वर्कआउट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके स्पाइन में बहुत ज्यादा कमर वाले डिसऑर्डर्स area। वगैरह आने लगे। सो उसमें क्या अग्निकर्म फ्रूटफुल है? बहुत अच्छा है। अग्निकर्म तो स्पाइन हो गया आपका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, सर्वाइकल जी, की समस्या, जी, बैक पेन की समस्या, जी, कहीं नस दब रही हो, जी, ठीक है, सियाटिका जैसी बीमारी हो गई हो। सियाटिका एक बीमारी है जिसमें सियाटिक नर्व कंप्रेशन होता है, जी, तो मरीज को पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द होता है, कमर से लेकर के पूरे जी, जी, पीछे जी, वाली जी, एरिया, जी, जी। ठीक है। वो हम जब वो आता है तो हम कुछ एग्जामिनेशन से होकर के हम डिसाइड करते हैं कि इनको दिक्कत क्या हुई है। बिल्कुल। लोग सीटी स्कैन भी लेके आते हैं, उसमें L4 L5 में कंप्रेशन होता है, ठीक है, कहीं के डिस्क बल्ज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पंचकर्म और अग्निकर्म लेकर के जी, दोनों साथ में चलते हैं तो और बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब एक चमत्कारिक लाभ होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम है उसमें कई सारे डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो एलोपैथ में मतलब इतना क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा इलाज नहीं कह सकते हैं उसमें, सर्जरी के अलावा क्या ही ऑप्शन है, लोग बताते हैं बेल्ट लगा लो, ये कर लो, बेल्ट लगा लो, सब सारी चीजें, लेकिन दवाइयाँ वगैरह हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा प्रोसेस से वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे क्लिनिक पे जो है इसको साइंटिफिक तरीके से जी करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मरीज भी अच्छे से ठीक होते हैं, मुस्कुराते हैं और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। किसी के दर्द को आप कम कर रहे हैं, किसी के दर्द को आपने कम किया तो वो, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज है ना कि इंसान एकदम दर्द में जो जीता है, जिसको दर्द हो रहा है उससे पूछिए, भयानक तरीके से, इतना भयानक वो सारा का सारा। अब दर्द होने के बाद मानसिक संतुलन जो होता है हमारा वो भी गड़बड़ हो जाता है, ना सही से खा पी पाते हैं, ना सही से पी पाते हैं, सारा का सारा एकदम लाइफ स्टाइल ही खत्म हो जाती है। हमने देखा है उन सब चीजों को। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। राइट। मेरे यहाँ एक दादी जिनका उम्र 84 साल की अवस्था, ठीक है, वो आई
हमारे यहाँ उनको टेक के लेके आया गया था, मतलब 4 लोग जो है पकड़ के पकड़ के लेके आए थे, और उनका कंडीशन ये था जी। कि कुछ कदम चलती थी जी। तो गिर जाती थी। अच्छा, हाँ, कुछ कदम चलती थी तो गिर जाती थी, मतलब चक्कर बहुत तेज आता था, सर्वाइकल की समस्या थी उनको। समझ गया। और बड़े बड़े संस्था में उनका, बनारस में, मैं किसी अस्पताल या हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करूंगा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहाँ के डॉक्टर साहब लोग बोले कि दादी का उम्र 84 साल हो गया है, ले जाइए इनको सेवा कराइए। जी। ठीक है, वो फैमिली हमारे पास किसी तरीके से पहुंचती है आयुर्वेद के पास। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जी। है ना, मतलब कि आपको अगर सही होना है तो किसी न किसी तरीके से आप कहीं न कहीं पहुंच जाएगा। किसी ने उनको बताया, वो आए हमारे पास, और उनका चक्कर वगैरह की सारी मेडिसिन वगैरह चलती थी। जी। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर जब हाथ खड़ा कर दिए, तो मैं इस अतुलनीय आयुर्वेद का एक छोटा सा वैद्य हूँ। बिल्कुल। मैं भी एक बार देखता हूँ अपने इस साइंटिफिकली तरीके से, तो मैं उनका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि दूसरे तीसरे सीटिंग में ही जी। उनकी जो चक्कर की मेडिसिन चलती थी वो छूट गई। मतलब वो उसको बंद करा दिया गया। अब आज भी मतलब मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। और वो आज 84 साल की अवस्था में जी। पूरा सुबह सुबह टहलती है, मतलब 1-1 किलोमीटर टहल लेती है माता जी। और बहुत अच्छे तरीके से वो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, है ना। जी। और इस समय उनके जीवन, मतलब वो इतना वो कहने लगती हैं कि जब हमसे आयुर्वेद की देन है। कि आयुर्वेद की देन है। बहुत अच्छा, मतलब आयुर्वेद इस तरीके से चमत्कार कर सकता है, समझ गया। कोई सोच नहीं सकता है। तो मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आयुर्वेद का पालन करने से लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद का पालन ही लंबी उम्र तक जिया सकता है, क्योंकि ये स्वस्थ होने की वायु है जी। है ना। आयु बढ़ाने की आयु है। जैसा कि वो कह रहे हैं आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जी। कि आयुषो वेदा आयुर्वेदा, की आयु को बढ़ाने वाली ही ये आयुर्वेद है, जो आयु को ही बढ़ाती है। तो हम अगर, सबसे बड़ा एक फैक्टर आता है जी। कि हम अगर लंबी उम्र चाहते हैं जी। तो किसी एक आयुर्वेद, पहले तो अगर हमें कुछ भी नहीं कराना है, जी। हमें छोड़ दीजिए, ट्रीटमेंट लेना ही नहीं आयुर्वेद जी। का, जी। जी। ठीक है। तो सिंपल सा एक फार्मूला है, जी। अपने आहार और अपने विहार को जी। आप आयुर्वेद के हिसाब से रखिए। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब थे अभी, जिनके साथ हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, डॉक्टर अमोल जी होम्योपैथ के थे। जी। सो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने उनसे पूछा, तो बहुत सारी चीज़ें होम्योपैथ और आयुर्वेद में मुझे कनेक्ट लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आयुर्वेद हमारा बड़ा भाई है होम्योपैथ का। तो वही आज मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें वो लोग करते हैं, आप लोगों की और उनकी चीज़ें बहुत समानांतर ही बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बस कुछ उसमें चीज़ें डिफरेंट तरीके से साइंस का उपयोग किया जाता है, बट रिजल्ट एक ही है कि शरीर पर ही काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर से ही शरीर के लिए काम कराया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अलग से एडिशनल नहीं किया जाएगा कि बस शरीर को ही प्रेरित किया जाएगा कि जाओ अपनी मदद करो। बिल्कुल इस तरीके से। अब मान लीजिए हम किसी पेशेंट का इलाज शुरू कर दिया जी। मरीज चाहता है कि आप आयुर्वेद वाले हो, मैं आपको देख लूंगा, मैं सही नहीं होऊंगा, समझ रहे ना, ऐसा वो कह रहा है। मुझे सही नहीं होना है, आप कितना भी इलाज कर लीजिए, सही नहीं होगा वो। अगर वो मन में ठान लिया है, डॉक्टर के ऊपर डाउट लगा होने उसको, क्योंकि आयुर्वेद एक अध्यात्म का विज्ञान है जी। ठीक है। और इसको जो भी, और आहार विहार पे टिका हुआ है पूरा का पूरा। जो प्रोटोकॉल वो मेडिसिन वगैरह देते हैं हम लोग ना, उनको समझा के बेचते हैं कि भैया दिनचर्या और ये सब सारी चीजें, जब तक मेडिकेशन है ये तो करना ही करना है। आप नहीं करोगे तो मेडिसिन किस तरीके से काम करेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं काम करेगी। और हमारा प्रोटोकॉल है, जैसे हम अग्निकर्म का ही कर रहे हैं तो किसी किसी को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है एक ही बार में, किसी किसी को 1-1.5 महीने भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं। तो जिसकी जैसी बीमारी होती है उसको ऐसे इंतजार करना होता है, और अगर धैर्य बनाए रखे पेशेंट तो सबको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा आज की वार्ता का एक लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, रसोई को आयुर्वेदा में इतनी मान्यता क्यों दी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि हमारा जो पहला औषधालय रसोई घर हुआ करता था, ठीक है जी। आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां आई जी। वो मसालों को अलग अलग तरीके से पीस के जी
और उनको अलग अलग कैटेगरी में भी बांट दिया, ये सब्जी मसाला है, ये मीट मसाला है जी। और उस बंद पैकेट में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें यार केमिकल्स हैं या क्या है, ये मसाला है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे रसोई घर को केमिकल युक्त बना दी। जी, आज इसीलिए किचन हो गया वो। हाँ, किचन हो गया वो आज के समय में। अब किचन किंग मसाला भी मतलब इस तरीके से किचन, तो अब आज के समय में वो कंपनियां हमारे किचन हमारे रसोई घर को उन्होंने केमिकल युक्त बना दिया। पहले के समय में खड़े गरम मसाले का यूज हुआ करता था, खड़े गरम मसाले। तो खड़े गरम मसाले का एक अद्भुत ही, हम सारे भारतवासियों को सबको मिल के इस मसाले को रिप्लेस करके खड़े गरम मसाले को अपने रसोई घर में ला करके यूज करना चाहिए। क्योंकि पहले भी शाकाहारी, जैसे हम अगर कोई शाकाहारी प्राणी है, ठीक है, जो मांस नहीं खाते हैं, उनको सोचने वाली बात है कि उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिलता कहाँ से है। क्या सब लोग मांस खा के तो नहीं रह पाते। और हमारी ये प्रथा जो है शाकाहारी की, पहले से जो अभी तक चली आ रही है, अगर ऐसा कुछ होता तो नहीं चलती, बिल्कुल है ना। और बड़े से बड़े वीर, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे वीर जी, वो हुआ करते थे, बिल्कुल सही, है ना। तो वो किसमें ताकत है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जी, जो हमारे खड़े गरम मसाले हैं, दे आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फूड ऑफ आवर कंट्री। जो हमारे देश में खड़े गरम मसाले हैं, इसमें जो मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे देश में, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व मिल रहा है, वो उसका बहुत ही योगदान है। क्योंकि सबके घर में नॉर्मल सब्जी बनता है, नॉर्मल दाल बनता है, तो उससे इतना पोषण मिलना या उससे इतना वो सब सारी चीजें मिलना संभव तो नहीं है, ठीक है। और आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई है, 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई। 5 महाभूत की अग्नि, पंच महाभूत को पोषण करने के लिए, 7 धातुओं की अग्नि, सातों धातु को पोषण करने के लिए, और इन सबको पोषण देने के लिए एक जठराग्नि बता दी गई है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर, ठीक है। और ये पूरी की पूरी 13 प्रकार की अग्नि समाहित होती है खड़े गरम मसाले में। पूरी की पूरी 13 प्रकार की, जो इतनी चीजें आपने बताई, हाँ, ये सिर्फ खड़े गरम मसाले में ही, खड़े गरम मसाले में। अभी मतलब पूरी की पूरी अग्नियां जो है समाहित है खड़े गरम मसाले में। क्योंकि जैसे खड़े गरम मसाले में जावित्री हो गया, काली मिर्च, ठीक है, तेज पत्ता, केसर, ठीक है, शुंठी, इस तरीके के जो अलग अलग पहले आते थे। और आज के समय में मसाला किसको बोलते हैं, जीरा हो गया और धनिया पत्ता हो गया, है, ये सब सारी चीजें पैकेट में बंद करके आ रही, हमें मिल रही है जी। तो वो चीजें रिप्लेस हो गई। तो आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि हमें किसी को गठियावात है, ठीक है, गठियावात है, आमवात है जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, माइग्रेन की समस्या हो रही है जी। इन सब समस्याओं का जो कारण है हमारी मंद अग्नि है। मंद अग्नि, अग्नि जो है हमारी मंद है, इसके कारण समस्याएं हो रही हैं। अच्छा, हाँ, और मंद अग्नि के कारण ही हमें विबंध हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जी, और क्लेद बढ़ रहा है। क्लेद बढ़ रहा है तो मेद बढ़ेगा। क्लेद मतलब हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, मेद बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी अग्नियां मंद है, डाइजेशन सही से नहीं कर पा रही है, बिल्कुल, ठीक है। और ये सब सारी चीजें अगर बढ़ रही हैं तो इनका मूल रूप से जो कारण है केवल मंद अग्नि। और इस मंद अग्नि को समाग्नि करने में केवल ये खड़े गरम मसाले का ही ज्यादा जो है वो सक्षम है इसको समाग्नि करने में। तो एक सिद्धांत है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यादि दिए थे। हमारी दोष, हमारे धातु, हमारे मल, ये सब साम्यावस्था में हो जी, और हमारी इंद्रियां जी, हमारे मन और आत्मा जब प्रसन्न हो, तभी आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है तब हम स्वस्थ हैं, तब हम स्वस्थ हैं। तो अग्नि को स्वस्थ करने के लिए मतलब आप कितना सोचने वाली बात है कि अगर हम खड़े गरम मसाला का यूज करें जी, तो कितने इसके लाभ होते हैं। लेकिन आज के समय में हर जगह जहां देखो त्वरित लाभ के लिए या सेंट बहुत अच्छा है, इस बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, यार हम ये मसाला डालेंगे, हम ये मसाला डालेंगे, हम वो मसाला डालेंगे, हम ये मसाला डालेंगे,
मतलब सुगंध के भी आप पे मसाले हो गए, मसाले हाँ, के मसाला वो रही नहीं गया, मसाले की सुगंध पे निर्भर नहीं है। निर्भर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब हम सबको भारतवासियों को कोई भी कंपनी अगर खड़ा गरम मसाला बेचे तो हम उनसे लें अच्छे तरीके से। अगर पिसा हुआ ले रहा है तो वो हमें नहीं लेना चाहिए, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या केमिकल्स मिलाया जा रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा सस्टेन करने के लिए, है ना। और जो हमारे आँख के सामने दिख रहा है, एटलीस्ट हमें दिख तो रहा है कि वो अच्छा है। इतनी सारी बातें आपके साथ हुई, मज़ा आया सर बात करके आपसे, और बहुत अच्छी और बहुत ही फैंटास्टिक जानकारी दी आज आपने। बहुत कई सारी ऐसी अमूल्य जानकारी आपने दी है जो हर आदमी को पता होनी चाहिए। बिल्कुल पता होनी चाहिए। कई ऐसी बीमारियों पर भी आपने जो मुझे आज इन्फॉर्मेशन दी है, वो मुझे ही नहीं, मतलब जितने हमारे व्यूअर्स होंगे उनकी लाइफ में एक एडिशनल वैल्यू एडिशन होगी। सो आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए भी। अगर जल्दी ही अगर कुछ अच्छा होता है तो दोबारा हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इस यहाँ पर आकर और व्यूअर्स के साथ अपनी जानकारी को साझा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार।